कि एक व्यक्ति विशेष के नाम से, संकल्प प्रकाश के नाम से विधायक निधि और सांसद निधि का राशन बांटा गया और जगह जगह लोगों को यही बताया गया कि हम अपने स्वयं ये खर्चा वहन कर रहे हैं। ये जनता के संग छलावा है, क्योंकि वो पैसा जनता का था, जनता के विकास के लिए था, न कि किसी के प्रचार प्रसार के लिए था। कि 2017 में मैं भाजपा पार्टी से नहीं लड़ा था, 2017 में भारत के प्रधानमंत्री से लड़ा था। मुझे हराने के लिए भारतवर्ष के एक उस समय के सब तेजस्वी प्रधानमंत्री को पिथौरागढ़ आना पड़ा और पिथौरागढ़ में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना पड़ा। ये मेरी हार नहीं है, मेरी जीत है, क्योंकि हमको मेडिकल कॉलेज शुरू करना है, हमें बेस हॉस्पिटल को संचालित करना है, हमने नर्सिंग कॉलेज की में लगे हुए ताले को खुलवाना है, हमें को हवाई पट्टी को से उड़ानें भरवानी है, हमें स्पोर्ट्स कॉलेज को पूरा करना है, हमारी जो ITI इनने बंद कर दी थी 4 ITI उनको शुरू करवाना है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTS TV। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में पिथौरागढ़ से कांग्रेस के कद्दावर नेता मयूख मेहर जी। जैसे आपके समर्थकों के द्वारा आपको विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है, लेकिन आपके अपोजिशन के द्वारा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि विकास पुरुष तो तथ्यों के आधार पर तय होगा। इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? मैं ये नहीं समझता हूँ कि मुझे विकास पुरुष मेरे समर्थक क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं एक जनसेवक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ और विकास करना मेरा काम है। और मैं कोई भी श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ कि मैंने ये काम किया या फलाना काम किया, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा दायित्व था और इस पिथौरागढ़ का हक था। तो मैं अपने काम कर रहा हूँ। लोग क्या कह रहे हैं इसकी मुझे चिंता नहीं है, पर आने वाले वक्त में भी मेरी यही सोच रहेगी और मैं अपने पिथौरागढ़ के लिए काम करूँगा। संक्षिप्त में आप जानकारी देंगे 2012 से लेकर 2017 तक कौन कौन से विकास कार्य आपके द्वारा यहाँ पे किए गए थे जनपद में? निसंदेह मैं जवाब दूंगा। हमने 2012 से 2017 तक जो प्रयास किए हैं उनमें सबसे पहला काम हमारा आंवला घाट पेयजल योजना है, जो आज जिसका जल आज पिथौरागढ़वासी पी रहे हैं। हमने हवाई पट्टी को पूर्ण किया है। बहुत पहले से उसमें काम चल रहा था, पर काम आधा अधूरा होता था, उसको कंप्लीट हमारे कार्यकाल के दौरान किया गया है। एक बेस हॉस्पिटल हमारे पूर्ववर्तियों ने चंडाग में स्वीकृत कराया था, पर वो जनहित को देखते हुए हम उसे पुनेड़ी में लेके आए और आज वो बेस हॉस्पिटल तैयार रहा हुआ है। हमने इस पिथौरागढ़ के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कराई थी अपने कार्यकाल में। 5 साल से उसकी नींव में एक पत्थर भी नहीं लगा हुआ है। हमने इस पिथौरागढ़ के लिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्वीकृति कराई थी और वो लेलो में 1000 नाली जिसके लिए आवंटित करवाई थी। आज 5 साल से उस पर कुछ भी प्रगति नहीं हो पा रही है। स्पोर्ट्स कॉलेज अपनी जगह पे अपने विकास की प्रतीक्षा कर रहा है। हमने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करी, पूरे नर्सिंग कॉलेज को यहाँ पे तैयार किया और आज उस नर्सिंग कॉलेज का ताला नहीं खोला जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमने काम किया उसमें हमने 2 पॉलिटेक्निक बांस और मोनाकोट में खोले हैं, 4 ITI खुलवाए थे जाख में, आपके गुरना में, बड़ाबे में और गौड़ीहाट में। वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई थी मड़धुरा में, पर आज छात्र संख्या इतनी कम हो चुकी है उसमें कि कोई भी स्टाफ और छात्र वहाँ जाने को तैयार नहीं है। आज हमने जो पिथौरागढ़ की पेयजल का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा था, उसमें 5 ट्यूबवेल खुलवाए थे। वो ट्यूबवेल में पूरा पानी है, पर उसका उपयोग कहीं पर नहीं हो जा रहा है। 2012 से 17 में हमने इस पिथौरागढ़ में लोगों की बुराई लेते हुए अतिक्रमण हटवाया और चौड़ी और एक शानदार सड़क इस पिथौरागढ़ को दी। वो आज अब गंदी नालियाँ और टूट फूट से पटी हैं, उनकी मरम्मत कोई कराने वाला कोई नहीं है। हमने शहर के वासियों के लिए सुरक्षा के लिए CC कैमरे लगवाए थे। आज वो सारे कैमरे खुलवा कर नगर पालिका में जमा कर दिए गए हैं। हमने युवाओं के लिए फ्री वाईफाई सेवा शुरू करवाई थी। आज वो वाईफाई सेवा अपने हाल पे रो रही है और उसका कहीं अता पता नहीं है। इसके अतिरिक्त दस्यों ऐसे काम है, अगर मैं गिनाना चाहूँगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि सब काम पिथौरागढ़ वाले जानते हैं कि ये काम धरातल पर है और इन कामों को खुद देख भी रहे, सुन भी रहे। इसमें एक मल्टी स्टोरी पार्किंग भी इसमें शामिल करना चाहूँगा। आज देव सिंह फील्ड के पास एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी हुई है, पर उसमें उसका स्वरूप बिगाड़ दिया गया। उसमें पार्किंग की जगह दुकानें बना दी गई हैं और किस स्वार्थ से, किस निजी लाभ के लिए बनाई मुझे समझ में नहीं आता। पार्किंग व्यवस्थित रूप से नहीं चल पा रही है। ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने अपने कार्यकाल में किए हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करना चाहें तो हमने डिग्री कॉलेज में 9 फैकल्टियाँ लाए हैं और उनमें से अधिकांश फैकल्टियाँ चल नहीं पा रही हैं।
इस साथ ही हमने BBA BC की क्लासें वहाँ चलाई, MBA की स्वीकृति कराई। आज वो क्लासेज भी BBA BCA तो चल रहे हैं, पर MBA अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। आज हमने LLB की यहाँ पे स्वीकृति लाई है, पर LLB की क्लासें भी नहीं चल रही हैं। तो दसियों ऐसे काम है जो जनता देख रही है, जिसका लाभ उठा रही है, और पिथौरागढ़ की जनता बड़ी बारीकी से, बड़ी पैनी नज़र इस पर रख रही है, ये मैं कहना चाहूँगा। आपने सवाल उठाए थे अस्पताल व फीमेल हॉस्पिटल पे, आपने सवाल उठाए थे, तो आप अस्पतालों को लेकर के क्या कहेंगे? मेरा मानना यह है कि पिछले 5 साल में जो पिथौरागढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। आज जनता किसी से भी पूछे, किसी से भी प्रश्न करिए, वो स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट नहीं है। अगर हम महिला हॉस्पिटल की बात करें तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एक 5 साल हमारे थे जब पूरा व्यवस्थाएं वहाँ पर थी, सीनियर डॉक्टर वहाँ पर थे, गायनी वहाँ पर थे, टेक्निकल स्टाफ वहाँ पर था, और सारी दवाइयाँ और नर्स स्टाफ वहाँ पर था। बड़ी सुविधा होती थी, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। पर आज 5 साल बीतते बीतते महिला अस्पताल की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि हर कोई उससे त्रस्त हो चुका है। मैंने बहुत बार ये बातें कह चुकी हैं और मेरे द्वारा कही गई हैं, और मैं फिर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमको पिथौरागढ़ में महिला स्वास्थ्य के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ नहीं रहेगी तो पूरा समाज अस्वस्थ हो जाएगा। वो जननी है और उसका हक बनता है कि उसे अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दी जाएँ, अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाएँ। और अगर हमें मौका मिला तो मेरा पहला प्रयास, जो मेरा प्राइम उसमें काम होगा, वो महिला स्वास्थ्य पर फोकस करूंगा, और उसे एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं महिलाओं के लिए पिथौरागढ़ में मैं उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरा कहना है। जी बात। तो आज हवाई सेवा की जो यहाँ पर दुर्दशा है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये हवाई पट्टी जो 91 से बनना प्रारंभ हुई थी, हमेशा कछुए की गति से चल रही थी। जो भी आता था कुछ टोकन मनी डालकर अपनी जिम्मेदारी को इसलिए समझ लेता था। 2012 में हम आए तो हमारी प्राथमिकता थी कि पिथौरागढ़ से हवाई जहाज़ उड़े, और उसे उड़ाने के लिए हवाई पट्टी को दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी था। 52 करोड़ की लागत से हमने इस हवाई पट्टी को तैयार किया, और अपने ही कार्यकाल में हमने पिथौरागढ़ वासियों को निःशुल्क हवाई सेवा का सुविधा दी कि स्टेट प्लेन से वो पिथौरागढ़ से देहरादून आ जा सकते थे। उसमें वृद्ध, बीमार और युवाओं को प्राथमिकता दी गई थी, पर हमारी सरकार बदली तो उसको रोक दिया गया। और जो 5 साल पिछले बीते हैं उसमें सिर्फ झुंझुना हमको पकड़ाया गया है। आज फलाना कंपनी आ रही है, आज दशकाना कंपनी आ रही है, आज हेली सेवा होगी, आज वायु सेवा होगी, पर कभी इसमें ठोस काम नहीं किया गया, क्योंकि पिथौरागढ़ से हवाई जहाज़ उड़ाना उनकी प्राथमिकता में नहीं था। जबकि माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि उड़ान सेवा के अंतर्गत हम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से वायु सेवा से जोड़ेंगे, पर ना आज वो उड़ान सेवा पिथौरागढ़ में लागू हो पा रही है, न स्टेट गवर्नमेंट को उसमें कोई इंटरेस्ट है, न स्थानीय जनप्रतिनिधि को कोई उसमें इंटरेस्ट है। और आज लड़खड़ाती हुई हवाई सेवा यहाँ पर थी, वो भी बंद हो चुकी है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है हवाई सेवा। उन्होंने एक टूटा फूटा जहाज़ लाए थे, उसमें 3,000 रुपये यहाँ से देहरादून दिल्ली का किराया रखा। बड़ी खुशी पिथौरागढ़ वालों ने उसको पे किया, और महीनों तक की एडवांस बुकिंग यहाँ पर होती थी, उसे बंद करा दिया गया। फिर एक पवन हंस का हेली लाए, और उसको पिथौरागढ़ वालों से कहा कि अब तुम देहरादून 8,000 रुपये में जाओगे। फिर भी पिथौरागढ़ वालों ने इसको स्वीकारा, और 8,000 रुपये में उस हेली सेवा को निरंतर चालू रखा। पर एडवांस बुकिंग होने के बाद भी वो हेली सेवा आज बंद हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ वाले तो किसी भी कीमत पर हवाई सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, पर सरकार की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो मुहमागा दाम मिलने के बाद भी हवाई सेवा नहीं चला पा रही है। तो सारी की सारी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है, क्योंकि आज वो हवाई पट्टी नेताओं के लिए, रईसों के लिए और अधिकारियों के लिए बन के रह गई है। जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा, जो जनता के संग बहुत बड़े छल है, धोखा है, मैं ये कहना चाहूँगा। आपके विपक्षियों के द्वारा एक बात जोर शोर से कही जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि असली विकास कार्य हमारे कार्यकाल में हुआ है, बेस अस्पताल का कार्य हमने मात्र 2.5 साल में ही कंप्लीट कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? मेरा जवाब बहुत नापातुला जवाब है। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि जो बेस हॉस्पिटल का स्वीकृति थी वो माननीय प्रकाश पंत जी के द्वारा कराई गई थी, और जहाँ पर उसको स्वीकृत कराया गया था मोस्टमाणु के पास, वो भी उन्हीं की सोच थी या उनकी दूरदृष्टि थी। और जब वो स्वीकृत हुआ था तो उसमें कम से कम 4 करोड़ रुपये टोकन मनी आई थी, और 4 करोड़ रुपये से वहाँ पर काम भी प्रारंभ कर दिया गया था। जैसे ही 2012 आया तो मैंने इस चीज़ का अपने जहन में सोचा कि आज शहर के वासियों को या पूरे जनपद वासियों को बेस हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। शहर से 12 किलोमीटर दूर जो बेस हॉस्पिटल बनना है वो शायद
उतना कारगर न हो जनता की सेवा करने में, तो मुझे उसको शहर के बीच में लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। और मैंने प्रयास किया। मैं उस बेस हॉस्पिटल को अपनी सरकार पर दबाव बनाकर लुंठड़ा के पास लाया, जो आज पिथौरागढ़ शहर से या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही आसान आवाजाही उसमें होती है। तो मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि सबसे पहले जो 4 करोड़ रुपये चंडा में खर्च कर दिए गए थे, उसका कोई तो अंश वहाँ पर दिखे कि काहे में खर्च कर दें, हवा में बहा दिए गए हैं, मिट्टी खोदने में कर दिए गए हैं, या कोई भवन बनाया है, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। और इनसे मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो इनकी सोच है विकास की, वो कैसी सोच है। आज हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी पिथौरागढ़ शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पे तो जेल लाते हैं और पिथौरागढ़ शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बेस हॉस्पिटल लाते हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, पिथौरागढ़ वालों को सोचना चाहिए। पर जब हम इस बेस हॉस्पिटल को लाए और पूरा पैसा यहाँ पर लाए और अपने कार्यकाल में हमने उस हॉस्पिटल को बनाकर तैयार किया था, पर आज भले ही कितने ही दावे किए जाए, कितने ही उसमें अपने पक्ष में बात की जाए, पर हकीकत पिथौरागढ़ वाले जानते हैं कि लुंठिया पिंडी के बीच में बेस हॉस्पिटल 2012 से 2017 के बीच में बना है। और उसमें अब उनसे ही पूछना चाहता हूँ 2017 से 2022 तक क्यों बेस हॉस्पिटल संचालित नहीं किया गया है। अगर वो बेस हॉस्पिटल बनाने का दावा तो करते हैं, क्योंकि बने हुए बेस हॉस्पिटल का तो दावा कर सकते हैं, पर संचालन करने की जब बारी आती है तो मैं उन्हीं से प्रश्न करता हूँ कि 5 साल में उसे संचालित क्यों नहीं किया गया है। और आज चुनावी बेस हॉस्पिटल वहाँ पर चल रहा है, एक होम्योपैथी के डॉक्टर की OPD वहाँ पर खोलकर पिथौरागढ़ की जनता को गुमराह और धोखा दिया जा रहा है। इसका जवाब तो प्रतिपक्ष ही देगा। अपने चुनावी कैंपेन के बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए कि किस तरह से आपका चुनावी कैंपेन चल रहा है इस बार। आज जो मैं अपना चुनाव कैंपेन चला रहा हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत सोच के अनुसार है, मैं ये चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था। और जब आखिरी 2-3 वर्ष बचे और जो मैंने शुरू करे हुए काम प्रारंभ नहीं हुए या पूर्ण नहीं हुए और उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो मैंने मन बनाया है कि इस चुनाव को लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जो काम हमने शुरू कराए थे, अगर विपक्ष पूरा नहीं कर पा रहा है, उसकी सोच विकास की नहीं है, तो उसे कौन पूरा करेगा। तो मैं जनता के बीच में फिर गया। मैं आज जनता से सीधे सीधे एक प्रश्न कर रहा हूँ या उनसे कह रहा हूँ कि आप मयूर कुमार को वोट मत दीजिए, पर आप वोट दीजिए उन कामों को जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पिथौरागढ़ का भविष्य जिस पर निर्भर है, आने वाले हमारी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और उन कामों को पूरा करने के लिए मैं 5 साल का ये कार्य अवधि इनसे मांग रहा हूँ, क्योंकि हमको मेडिकल कॉलेज शुरू करना है, हमें बेस हॉस्पिटल को संचालित करना है, हमने नर्सिंग कॉलेज की में लगे हुए ताले को खुलवाना है, हमें को हवाई पट्टी को से उड़ानें भरवानी है, हमें स्पोर्ट्स कॉलेज को पूरा करना है, हमारी जो ITI इनने बंद कर दी थी 4 ITI उनको शुरू करवाना है, बांस पॉलिटेक्निक बंद कर दिया गया था उसे पूरा करना है। और अभी भी बहुत सारे हाई स्कूल और इंटरों की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें भी पूरा करना है। साथ ही जो सड़कों का जाल हमने बिछवाया था उनको पूरा या उन्हें पुनर्गठित करने के लिए अभी हमको सेवा देनी ज़रूरी थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार जनता की अदालत में जाऊं और उनके सामने अपना पक्ष रखूं कि आपको अगर ज़रूरी लगे कि पिथौरागढ़ के इन कामों को पिथौरागढ़ के भविष्य के लिए होना ज़रूरी है, तो आप मुझे वोट दीजिए। अगर आपको लगे कि ये काम होते रहेंगे, भैया चिकने चुपड़े नेता आएँ और हाथ जोड़ते रहें, तो आप उनको वोट दीजिए, मेरे को कोई शिकायत नहीं होगी। आपके विपक्षियों के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि आप कोविड काल में कहाँ थे। बिल्कुल सही बात है। कोविड काल में जैसा ढोंग, जैसा प्रपंच भाजपा दिखाती है, जैसा बिना काम करे भी करते हैं, वैसा हम नहीं कर सकते। कोविड काल में हमारी कहानी दूसरी थी। हमने उन लोगों के लिए काम किया जिनकी ये सोच भी नहीं सकते थे। अमन खड़ायत के साथ मिलकर, जो एक समाज सेवी हैं और पिथौरागढ़ की बहुत चिंता करते हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं वो, तो भले पिथौरागढ़ वाले उनका नाम ना जानते हों, पर एक पिथौरागढ़ का सच्चा बेटा वो दिल्ली में बैठकर पिथौरागढ़ की सेवा कर रहा है। हमने उनके संपर्क में गए और हमने जो हमारे अप्रवासी भाई लोग थे, जो चाहे कर्नाटक हो, बॉम्बे हो, गुजरात हो, हैदराबाद हो या अन्यत्र फंसे थे, तो उनके लिए काम किया। क्योंकि उस समय जब लॉकडाउन
पूर्ण इस रूप से लागू हो चुका था, तो उनके पास ना खाने के लिए पैसा था, ना रहने के लिए जगह थी, ना पिथौरागढ़ वापस आने के टिकट का पैसा था, और वो अपने को असहाय और पिछड़े में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अहमद खड़ायत का कि उन्होंने जगह जगह मुझे बताया कि फलाना लोग वहाँ फंसे हैं, फलाने लोग यहाँ से, उनको टिकट की ज़रूरत है, उनको दवाइयों की ज़रूरत है, और उनको कैसे घर लाया जा सकता है। तो हमने अहमद खड़ायत के माध्यम से सैकड़ों लोगों तक ये सहायता पहुँचाई। और आज हमारे पिथौरागढ़ वासी जो ये कहते हैं कि हम कोरोना काल में कहाँ थे, तो हम कहना चाहते हैं कि हमने अपने को लाइमलाइट में हाईलाइट न करते हुए भी अपने लोगों के लिए वो काम किया जिसकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और हमने साबित किया है कोरोना काल में हमारा काम एक जनहित के लिए था, न कि अपने प्रचार प्रसार के लिए था। उसके साथ ही हमारे जो युवा थे, हमारी सिंध महर की टीम थी, इनके साथी थे, हम सब लोगों ने एक कंट्रीब्यूट करके बड़ा कोष जमा करा और हर अस्पताल में दवाइयाँ पहुँचाई, हर ज़रूरतमंद के घर तक दवाइयाँ पहुँचाई, और किसी से छुपावा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा इसको बार बार दिखाया गया है, और बार बार अस्पतालों से भी बहुत विभिन्न किस्म की फ़ोटो छपी हैं। वो प्रमाण है कि कोविड काल में कांग्रेस सक्रिय थी, कांग्रेस काम कर रही थी, पर किसी के जैसे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ये काम नहीं किया था। जब आपने ये प्रश्न पूछना था, इसका कुछ प्रश्न मेरी ओर से भी होंगे। कोरोना काल में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ थे, जबकि उनके पास डबल इंजन सरकार थी, सरकार से भरपूर पैसा आ रहा था। उसके बाद भी उन्होंने कोरोना के लिए विधायक निधि इसे करीब 60 लाख रुपए खर्च करे, और सांसद निधि से 90 लाख रुपए खर्च करे। और वो उन पैसों का कितना बड़ा दुरुपयोग है कि एक व्यक्ति विशेष के नाम से, संकल्प प्रकाश के नाम से विधायक निधि और सांसद निधि का राशन बांटा गया, और जगह जगह लोगों को यही बताया गया कि हम अपने स्वयं ये खर्चा वहन कर रहे हैं। ये जनता के संग छलावा है, क्योंकि वो पैसा जनता का था, जनता के विकास के लिए था, न कि किसी के प्रचार प्रसार के लिए था। पहली बात मेरी यहाँ पर है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आज जो इतने फिक्रमंद हैं कोरोना के लिए, तो बताएं कि कोरोना काल में जो पिथौरागढ़ में ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर आया और वो तुरंत ही वापस हो गया, उसके पीछे क्या राज था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धारचूला में जो उपकरण भेजे गए थे, जो यूज्ड उपकरण भेजे गए थे, जो धारचूला वासियों के विरोध के बाद वापस लाने पड़े, उसके पास पीछे क्या खेल था। और साथ ही कोरोना काल में एक बहुत बड़ी जो बात हुई है वो आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में पिथौरागढ़ में 1 करोड़ रुपया होटलों का बिल अदा किया गया मरीजों के रहने के लिए। आप खुद सोचिए, पिथौरागढ़ में कौन सा ऐसा 5 स्टार होटल है जिसका बिल कम से कम 5-6 महीने का 1 करोड़ रुपये का आ जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है। कोरोना काल में करीब 5 या 6 हज़ार लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया विभिन्न भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसका 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। आप बताएं कि 2 रोटी, 1 चावल और 1 दाल देने के बाद 2 करोड़ रुपए का राशन का जो पैसा लूट मची है, उसका कौन जवाब देगा। तीसरा प्रश्न मेरा इसमें यह है कि कोरोना काल में एक नया ड्रामा किया गया। हमने RTI लगाई तो हमें पता चला कि एक गौवंश और श्वान वंश के नाम से गाय जो आवारा और लाचार पशु हैं, उनको ही संख्या पिथौरागढ़ में 12,000 बताई गई, और उनके ऊपर कम से कम 40 लाख रुपए खर्च करे गए उनके चारा, पानी और रखरखाव के लिए। इसी तरह जो पिथौरागढ़ के आवारा कुत्ते हैं, उनके संख्या 8,000 बताई गई, और कम से कम 10 से 15 लाख रुपया उनके ऊपर खर्च किया है कोरोना काल में। तो ये 40 लाख रुपया और ये 15 लाख रुपया किस पशु को चारा खिलाया गया, किस श्वान को चारा खिलाया गया। क्या पिथौरागढ़ में इतने आवारा पशु हैं, या पिथौरागढ़ में इतने आवारा कुत्ते हैं? ये मैं उन्हीं से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और सारा पैसा गौवंश और श्वान वंश के नाम का जो आया, वो हमारे विपक्षियों ने पूरा डकार दिया गया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कोरोना काल में ही जब ये धांधलियाँ हो रही तो सरकार को मजबूरन एक तहसीलदार को यहाँ से हटाना पड़ा। तहसीलदार को ही नहीं हटाना पड़ा, जो स्वास्थ्य विभाग में धांधलियाँ हो रही थी, एक सीमो को यहाँ से हटाना पड़ा। जब उतना क्रिटिकल पीरियड चल रहा था, उतना आपातकाल चल रहा था कोरोना में, तो तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारी को और एक स्वास्थ्य के शीर्ष अधिकारी को हटाना साबित करता है कि उसमें बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा धोखा था, जो सारी लूट खसोट थी। और इसका जवाब भाजपा क्या देगी, मैं अब ये उनसे पूछना चाहता हूँ। जी, अगर आपने 2012 से 2017 तक इतने अगर यहाँ पर डेवलपमेंट के काम किए थे, विकास के कार्य किए थे, तो फिर 2017 में आपको जनता के द्वारा क्यों निकाला गया? आज मैं इस प्रश्न का जवाब देने के मेरे को सही मंच मिला है,
क्योंकि हमारे भाजपा के मित्र ये 2017 की मेरी हार पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और इसे वो अपनी सफलता बता रहे हैं। और मैं उनको स्पष्ट रूप से बता दूं कि 2017 में मैं भाजपा पार्टी से नहीं लड़ा था। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री से लड़ा था। मुझे हराने के लिए भारतवर्ष के एक उस समय के सब तेजस्वी प्रधानमंत्री को पिथौरागढ़ आना पड़ा और पिथौरागढ़ में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना पड़ा। ये मेरी हार नहीं है, मेरी जीत है। क्योंकि जो आदमी आज अपने बूते पर दस्युओं सरकार को बना रहा है, केंद्र में सरकार ला रहा है, उसको पिथौरागढ़ आने के लिए बाध्य बनना पड़ा कि किसी भी तरह अपने प्रत्याशी को बचाया जाए, उसको हारने से रोका जाए। और हम मानते हैं कि ये एक हमारी बहुत बड़ी जीत है। और दूसरा इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है हार का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय एक नया नियम यहाँ पर पिथौरागढ़ में लागू कर दिया गया कि जो रेगुलर आर्मी है, जो यहाँ पर ब्रिगेड या जो यहाँ पर स्थित सैनिक हैं, वो सीधे सीधे पोलिंग बूथ में मतदान करेंगे। और सारा हिंदुस्तान जानता है कि सैन्य कर्मियों को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को सिर्फ और पोस्टल बैलेट दिए जाते हैं और वो पोस्टल बैलेट अपने क्षेत्र में जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ के चुनाव में उनको प्रयोग करने की अनुमति होती है। पर उस समय एक षड्यंत्र के तहत भड़कटिया में, काशनी में और गैठाना में 3 सैन्य सेवा करने वालों के लिए जो रेगुलर सेवा यहाँ पे कर रहे थे, उनके लिए बूथ खोले गए। गैठाना में पैरामिलिट्री आईटीबीपी के लिए था और जो यहाँ पर पंजाब रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट थी, उनके लिए भड़कटिया और काशनी में बूथ खोले गए। आप खुद सोचिए कि 2012 से 17 से पहले या हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मिलिट्री आर्मी के जो रेगुलर आर्मी है उनके लिए अलग से बूथ बनाए जाएं। और 2017 के बाद आज 2022 का चुनाव है, आज भी वो प्रक्रिया लागू नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ एक फरेब था वो, और आर्मी वालों से सीधे वोट डलवाए गए, जिसमें करीब 2600 वोट आर्मी वालों ने डाले। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री का प्रताप चल रहा था, कि जो उनका ऑरा चल रहा था, उसके तहत सारे सैन्य कर्मियों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि वो पंजाब के रहने वाले थे, जो मद्रास के रहने वाले थे और आईटीबी में हिंदुस्तान के कोने कोने से रहने वाले लोग थे। पर उनसे वोट डलवाकर एक साजिश की तरह हमको हराया गया। ये मेरा जवाब है। मैं पिथौरागढ़ वासियों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रलोभन में ना आए, किसी भी लालच में ना आए, क्योंकि आपने देखा 2012 से 2017 तक जो काम है वो धरातल पर दिख रहे हैं। और जो 2017 से 2022 के काम हैं आज सब बातों पे दिख रहे हैं, वो धरातल पर कहीं नहीं है। तो आपको ये निर्णय लेना है इन 7-8 दिनों में कि काम करने वाले आदमी को वोट दिया जाए या बात करने वाले आदमी को वोट दिया जाए। काम करने वाला आदमी आपके बीच में नहीं आ पाता है, आपको हाथ नहीं जोड़ पाता है, आपसे मीठी चिकनी चुपड़ी बात नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहता है। और बात करने वाला आदमी आपको खुश रखता है, बहुत अच्छी मीठी मीठी बात करता है, आपको सबसे बात दिखाता है और आपसे शायद आपको अपने अनुकूल बना लेता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कामों के गुण और दोष के आधार पर आप निर्णय लें, क्योंकि जो 5 साल हम खो चुके हैं, ऐसी गलती फिर न हो कि हम 5 साल और खो दें। फिर 2027 में ये अवसर आएगा और आपको 5 साल और पछताना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ही वोट दीजिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे कामों को आपने देखा है, उनकी उपयोगिता को समझा है और आने वाले भविष्य में ये काम आपके आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक हैं, तो मुझे वोट दीजिए। और अगर आपको लगता है कि भाई बातें करना बहुत अच्छी है, पहाड़ है, गुनगुनी धूप है और मीठी मीठी बातें हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आप पसंद करते हैं तो उन्हें वोट दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।